उसके बाद भूरा ओझा को अपनी बाइक पर बिठाकर उसके घर छोड़ने निकल गया और श्यामदास अपनी जीप से वापस अपनी हवेली लौट गए। वह हवेली भी बभी ही शानदार थी। आसपास के गांवों में भी उतनी बड़ी हवेली किसी की नहीं थी। अंदर जाते ही सबसे पहले बहासा बरामदा, जहां तरह तरह के छोटे छोटे फूल पौधे लगे थे। फिर हवेली का मुख्य दरवाजा, जिसके अंदर जाते ही मिलता था बहासा हॉल, जहां श्यामदास के पूर्वजों की तस्वीरें टंगी हुई थी। आज उस हवेली में बहा ही रोना पीटना मचा हुआ था, क्योंकि भानु गायब हो चुका था। श्यामदास की बीवी राधिका ने रो रोकर पूरा घर सर पर उठा लिया था। श्यामदास उसके पास पहुंचकर उसे समझाते हुए बोले, शांत हो जा भाग्यवान, क्यों इतना रो रही है? ओझा राघवन ने मुझे आश्वासन दे दिया है कि वे कल ही हमारे लड़के को प्रेत के चंगुल से बाहर निकाल लाएंगे। राधिका अपने आंसू पोंछते हुए बोली, मतलब आपको अब भी यही लगता है कि यह सब एक प्रेत की कारस्तानी है? लगता है? क्या मतलब? तुम्हें लगता है कि यह प्रेत की कारस्तानी नहीं है? मुखिया जी ने त्योरियां छाकर पूछा। राधिका मुंह बनाकर बोली, मैं तो आपको इतना चालाक समझती थी, पर आप तो निरे भोले निकले। पिछले दिनों जितना कुछ हुआ है, उससे यह साफ साफ पता चलता है कि भानु को किसी प्रेत ने नहीं, बल्कि आपके ही भय लग के सुशील ने गायब किया है। क्या? श्यामदास का मुंह खुला का खुला रह गया। तुम जानती भी हो कि तुम क्या कह रही हो राधिका। भले ही तुम हमारी दूसरी पत्नी और सुशील की सौतेली माँ हो, लेकिन सुशील तुम्हारा बहुत सम्मान करता था और अपने सौतेले लेकिन छोटे भाई भानु की भी बहुत परवाह करता था। इस बात का साक्षी तो मैं खुद हूँ। मैं यह नहीं कह रही कि सुशील से मेरे या भानु के संबंध खराब थे, लेकिन रिश्तों में दरार तो तब से पड़ने लगी जब से सुशील की जिंदगी में वह लक्की आई, मोहिनी। मोहिनी का नाम सुनते ही श्यामदास के जहन में पूरा घटनाक्रम किसी फिल्म की रील की तरह चलने लगा। अपनी पहली पत्नी की मृत्यु के बाद अकेलेपन से ग्रसित होकर श्यामदास ने दूसरी शादी रचा डाली। उस समय सुशील 4-5 साल का रहा होगा। श्यामदास को लगा कि उसे भी माँ की कमी महसूस नहीं होगी, और हुआ भी ऐसा। राधिका ने कभी यह जाहिर नहीं होने दिया कि वह सुशील की सौतेली माँ है। फिर शादी के 1 साल बाद भानु का जन्म हुआ। सुशील तो बहुत अधिक खुश था कि उसे उसका छोटा भाई मिल गया है। उसने पूरे गांव में खुद घर घर जाकर मिठाई बांटी थी। उसके बाद से पूरा परिवार खुशी खुशी रह रहा था। फिर सुशील के साथ साथ भानु भी स्कूल जाने लगा। सुशील जहां पढ़ने में शुरू से ही बहुत तेज था, वहीं भानु थोड़ा पढ़ने में भाव फिसड्डी साबित हुआ। उसका मन बस बाहर खेलने कूदने में ही लगता था, लेकिन पाई के नाम पर उसके हाथ पांव फूल जाते थे। सुशील ने भी उसे कई बार बैठाकर पाने की कोशिश की, लेकिन वह उठकर दोस्तों के साथ खेलने भाग जाया करता। फिर आया भानु की 5वीं और सुशील की 10वीं कक्षा का परिणाम एक साथ आया। जहां सुशील अपनी कक्षा में अव्वल आया था, वहीं भानु फेल हो गया था। उसके फेल होने पर श्यामदास ने उसे बहुत अधिक डांटा था और बहे भाई का उदाहरण देकर कहा कि हीरा और कोयला दोनों गलती से एक ही घर में पैदा हो गए हैं। श्यामदास ने तो गुस्से में यह बात बोल दी, लेकिन भानु के बालमन पर इस बात का काफी गहरा प्रभाव पा और वह अपनी पहली नाकामयाबी से उबरने के बजाय और अधिक हीन भावना का शिकार हो गया। वह और सुशील पहले आपस में बहुत खेलते थे, लेकिन अब वह सुशील से बेहद कटा कटा ही रहने लगा। उसकी दोस्ती गांव के ही कुछ अराजक तत्वों से हो गई, जिनका काम बस दिन भर मटर गश्ती करना हुआ करता था। श्यामदास और सुशील अपने अपने तरीके से उसे समझाने की कोशिश करते, लेकिन राधिका भी भानु की ही तरफ से बात करती। वक्त किसी के लिए नहीं रुकता। सुशील अब ग्रेजुएट हो चुका था और शहर में उसकी नौकरी लग चुकी थी। हालांकि श्यामदास चाहते थे कि सुशील घर में ही रहकर खेती बाही में उनका हाथ बौंटाए, लेकिन जब बेटे ने शहर में नौकरी ले ली तो उन्हें भी घुटने टेकने ही पाए। उन्हें लगा कि कारोबार की जिम्मेदारी भानु संभाल लेगा। दरअसल उनके पास कई बीघा जमीन और उस पर खेती करने वाले कई किसान थे। उन्होंने सोचा कि इतनी बड़ी मीन की देखरेख करते हुए भानु भी आवारागर्दी छोड़कर जिम्मेदार हो जाएगा। सब कुछ एकदम सामान्य तरीके से चल रहा था। सुशील दफ्तर के काम से कुछ दिनों के लिए वापस गांव आ गया। दरअसल उसकी कंपनी को गांव में बांध बनाने का कॉन्ट्रैक्ट मिला था और उसके लिए सुशील को इंचार्ज बनाकर भेजा गया था। क्योंकि वह अपने गांव से अच्छी तरह वाकिफ था, अब उसे 3-4 महीने घर पर ही रहना था। श्यामदास इस खबर से बहुत खुश हुए, लेकिन भानु और राधिका को इतनी खुशी नहीं हुई। राधिका,
अब जब भी सुशील को देखती थी तो उसे अपने बेटे की नालायकी से कून होने लगती थी। भानु भी सुशील के आने के बाद से घर पर कम और अपने मवाली दोस्तों के साथ बाहर ज्यादा रहता था। सुशील को भी यह बातें महसूस होती थीं, लेकिन वह कुछ कहता नहीं था। उसे लगता था कि एक न एक दिन सब कुछ सामान्य हो जाएगा। लेकिन तभी गांव में उसकी मुलाकात हुई मोहिनी से। मोहिनी के माता पिता भाई का काम करते थे, लेकिन अपनी इकलौती संतान मोहिनी की भाई के मामले में उन्होंने बिल्कुल कोताही नहीं बरती थी। मोहिनी गांव से कुछ दूर पंडित रामचरण कॉलेज से बीएससी कर रही थी। सुशील के बातचीत करने के तरीके और मधुर स्वभाव से मोहिनी बेहद प्रभावित हुई थी, और सुशील भी खुद को उसके प्रति आकर्षित होने से नहीं रोक पाया था। वह मोहिनी से कभी उसकी पढ़ाई में आई समस्याओं को हल करने और कभी किसी और बहाने से मिलता रहा। श्यामदास अपने कामों में इतना व्यस्त थे कि उन्हें उनके प्रेम प्रसंग के बारे में लेशमात्र भी अंदाजा नहीं हुआ। एक दिन भानु मोहिनी के कॉलेज के बाहर अपने आवारा दोस्तों के साथ आती जाती हर लक्की को छे रहा था। उसके किसी दोस्त ने उसे मोहिनी और सुशील के बारे में बता दिया था। जैसे ही मोहिनी कॉलेज से बाहर निकली, भानु ने दूर से ही चिल्लाया, मेरे भाई की जीवन संगिनी बनने का सपना छोड़ दे। तुम नीची जाति वालों को मैं अच्छी तरह समझता हूँ। तुम लोग पैसों के लिए बभे घर के लड़कों को फंसाती हो। तभी भानु के गाल पर एक झन्नाटेदार थप्पा वह मीन पर गिर पा। उसने सर उठाकर देखा तो आंखों में माने भर का गुस्सा लिए सुशील खड़ा था। उसने आज तक अपने छोटे भाई पर कभी हाथ नहीं उठाया था, लेकिन जैसे ही उसने मोहिनी के बारे में कुछ गलत बात की तो वह खुद को ऐसा करने से रोक नहीं पाया। भानु के लफंगे दोस्तों ने भी सुशील से कुछ नहीं कहा, क्योंकि उन्होंने पहले कभी सुशील को गुस्से में नहीं देखा था। उसके बाद सुशील मोहिनी को लेकर वहां से चला गया। अब तक भानु सिर्फ अपने भाई से ईर्ष्या करता था, लेकिन उस झन्नाटेदार थप्पड़ ने ईर्ष्या को शत्रुता में बदल दिया था। भानु उस घटना के तुरंत बाद श्यामदास के पास पहुंचा और सारी घटना कह सुनाई। कोई और दिन होता तो श्यामदास सुशील के ही पक्ष में बोलते, लेकिन जैसे ही उन्हें पता चला कि सुशील एक बाई की बेटी मोहिनी से प्रेम करने लगा है, वे आग बूला हो गए। राधिका ने भी नाक भौं सिकोकर कहा, बात सही ठहराते थे ना अपने सपूत को। देखो किस बिरादरी की लक्की के साथ प्रेम प्रसंग चला रहा है। गांव में यह बात फैल गई तो भला कहाँ मुंह छिपाएंगे हम। श्यामदास भी लोग बिरादरी के डर से सुशील से बात करना चाहते थे। आधे घंटे बाद सुशील भी मोहिनी को उसके घर छोड़कर अपने घर वापस आ गया। श्यामदास राधिका और भानु को हॉल में ही खा देखकर वह यह तो समझ ही गया था कि भानु ने उसकी शिकायत कर दी है। किसी के बिना कुछ बोले ही उसने बोलना शुरू कर दिया, देखिए पिताजी, गलती भानु की ही थी। इसकी आवारागर्दी दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। अब तो कॉलेज आने जाने वाली लड़कियों को भी छेने लगा है यह। श्यामदास गंभीर स्वर में बोले, हमें भानु की आवारागर्दी के बारे में पता है सुशील, लेकिन हम तुमसे उस बारे में बात नहीं करना चाहते। हम लोगों को तुमसे उस लड़की मोहिनी के बारे में बात करनी है। तुमने हमसे इतनी बही बात छिपाई। सुशील नरे झुकाकर बोला, मुझे माँ कर दीजिए पिताजी, मैं आपको उसके बारे में बताने ही वाला था कि तभी यह घटना हो गई। मोहिनी बहुत अच्छी लड़की है पिताजी, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। उबान को लगाम दो। श्यामदास गर्जे, जानते भी हो तुम क्या कह रहे हो? तुम मेरी संतान हो, इस गांव के सरपंच श्यामदास के बेटे। मेरा बेटा एक बाई की लड़की को ब्याह कर इस घर में लाएगा? तुम होश में तो हो? सुशील सहम गया। उसे अपने पिता से इस प्रकार की प्रतिक्रिया की उम्मीद नहीं थी। यह वजह भी थी कि शहर में रहते हुए वह ऊंच नीच, छुआछूत, जात पात वगैरह को लगभग भूल ही गया था। वह बोला, मुझे तो यह हैरानी है कि आप इन सब बातों में अभी तक मानते हैं पिताजी, जबकि जिस ग्राम पंचायत के आप मुखिया हैं, वहां पर खुद 50% स्थान अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए आरक्षित है। श्यामदास भी गंभीरता से बोले, रूरी नहीं कि जिनके साथ हम काम करते हैं उन्हें हम अपने घर का सदस्य ही बना लें। छुआछूत में तो मैं भी नहीं मानता, लेकिन जात बिरादरी के मामले में कुछ सीमाएं हैं जो कोई नहीं लांघ सकता। तुम्हारे शहर में भले ही लोग इसे नहीं मानते होंगे और अंतरजातीय विवाह करते होंगे, लेकिन गांव में यह सब नहीं चल सकेगा। खैर, अभी भी देर नहीं हुई है। तुम आज से, बल्कि इसी वक्त से, उस लक्की से अपने सारे संबंध खत्म कर लोगे और दोबारा कभी भी उससे नहीं मिलोगे। हालांकि श्यामदास के सामने सुशील यादव कुछ बोलता नहीं था, लेकिन आज न जाने उसमें कहां से हिम्मत आ गई।
वह बोल पा, मैं मोहिनी को कभी नहीं छोड़ूंगा पिताजी, मरते दम तक नहीं। श्यामदास के साथ साथ राधिका और भानु भी यह सुनकर चकित रह गए थे। उन्होंने आज तक कभी भी सुशील को कभी श्यामदास के विरोध में जाते नहीं देखा था। माँ बाप के प्रति उसकी आज्ञाकारिता का उदाहरण पूरे गांव में दिया जाता था, लेकिन आज वही सुशील पहली बार अपने पिता की किसी बात का विरोध कर रहा था। श्यामदास के लिए भी यह एक बड़ा झटका था। वे बोले, ठीक है, फिर अगर तुम एक लक्की के लिए अपने पिता से बगावत पर उतर ही आए हो तो फिर अब तुम्हें दो में से किसी एक को चुनना होगा, या तो यह घर या फिर मोहिनी। सुशील मुस्कुराकर बोला, शायद आप भूल रहे हैं पिताजी की अब मैं खुद कमाने लगा हूँ। मैं गांव की सीमा के बाहर बने तमाम होटलों में भी रुक सकता हूँ। राधिका अच्छा मौका देखकर बोली, तो ठीक है, फिर जब तुमने फैसला कर ही लिया है अपने पिता की पगही उछालने का, तो कोई जरूरत नहीं है इस घर में तुम्हारी। तुम तुरंत ये घर छोड़कर जा सकते हो। श्यामदास ने भी राधिका की इस बात का कोई विरोध नहीं किया। सुशील चुपचाप अपने कमरे में गया और दो भारी अटैचियों में सामान लेकर जब बाहर आया तो श्यामदास के चेहरे पर लाचारी साफ देखी जा सकती थी। वे सुशील को रोकना चाहते थे, लेकिन उनका अहंकार उन्हें ऐसा करने से रोक रहा था। सुशील वापस हॉल में आया और अपना सामान एक तरफ रखकर अपने पिता के पांव छूने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन श्यामदास पीछे हट गए। सुशील ऊपर उठकर बोला, भले ही मैं यह घर छोड़कर जा रहा हूँ, लेकिन इससे आप लोगों के प्रति मेरे मन में जो इत्त और स्नेह है वह कम नहीं हो जाता। उम्मीद है कि जात पात और अमीर गरीब का जो मैल आप लोगों के मन में घर कर गया है उससे आपको जल्द ही छुटकारा मिले। इतना कहकर सुशील अपनी दोनों अटैचियां थामे घर से बाहर निकल गया। श्यामदास उसके बाद से काफी दुखी हो गए, लेकिन राधिका और भानु बहुत खुश थे कि आखिर जिसकी वजह से उन्हें इतना नीचा देखना पा वह आखिरकार घर से जा चुका था। इसके साथ ही श्यामदास विचारों के भंवर से बाहर निकलकर वर्तमान समय में आ गए थे।